दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, चुनाव सर पे है। आने वाले 4 तारीख को जैसा कयास लगाया जा रहा है कि घोषणा हो जाएगी चुनाव की, मतलब आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगा। अब जरा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को अभी चुनाव के पहले जो है जरा उसको देखें। सभी दल एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दिए हैं। इस पाले से उस पाले जाने का लगातार सिलसिला जारी है। इसी में प्रशांत किशोर ने जो एनडीए के 5 बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद सभी दल कहीं न कहीं इसको लेकर सोच रहे हैं कि जो कैंडिडेट दिया जाए, वो कम से कम वैसा हो जिसकी छवि बेहतर हो, दाग न हो। और उसी को लेकर बहुत से लोग में हलचल मचा हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो इन्हीं सारे चीज़ों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो प्रशांत किशोर ने किया है, उसके बाद सभी दल कहीं न कहीं कैंडिडेट को लेके, उम्मीदवार को लेकर बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं, या यूँ कहें कि मजबूरी हो गई है सतर्कता बरतनी। वैसे में हम लोग आज चंपारण की शुरुआत करते हैं कि यहाँ के क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी। तो आज शुरू करते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, जो 16 नंबर का क्षेत्र है। तो यहाँ अभी राजद, देखिए सर, ऐसा है कि चंपारण में मैक्सिमम वोट सीट एनडीए को पिछली बार गया है, या यूँ कहें कि एनडीए का गढ़ माना जाता है। वैसे में कल्याणपुर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल्याणपुर में पिछली बार जो पूर्व के विधायक थे सचिंद्र प्रसाद सिंह, उनको हराकर राजद के मनोज कुमार यादव ने जीत दर्ज की। लगभग 1100, बहुत वोट का अंतर नहीं था, 1100 के लगभग का अंतर था। तो इस बार क्या होगा, चूंकि कैंडिडेट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बात की जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है? देखिए, पूर्वी चंपारण जिले में अभी 12 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है यह नवोदित है। ये 2008 के परिसीमन के बाद में ये केसरिया से कट करके और इधर दूसरे दूसरे असेंबली कंस्टिट्यूंसी से कुछ भाग को लेकर के एक कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। इसमें कुल 18 पंचायत हैं। मुख्य रूप से कोटवा इसमें कोटवा प्रखंड पूरा है, पूरा का पूरा है। तो ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें अभी तक कुल 3 बार चुनाव हो चुके हैं, 2010, 2015 और 2020 में। तो जब ये अभी नया नया विधानसभा क्षेत्र बना तो उस समय जो लोग राजनीतिक पंडित लोग थे, जानकार लोग थे, राजनेता लोग थे, उसके जाति का आकलन करके इन्होंने सबसे पहले ये जेडीयू के कैंडिडेट को रजिया सुल्तान को अपना वहां से उम्मीदवार बनाया था 2010 में। वो पूर्व विधायक अबेदुल्ला की पत्नी। हाँ, वो भी पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी थी, जो मोहम्मद अब्दुल्ला केसरिया से हुए थे विधायक कभी। तो इसलिए उनको यहाँ से टिकट दिया गया। कुछ कारण था, राजनीतिक कारण था, जिसलिए उनके पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया। तो उस समय बताया जाता था कि मुसलमानों का यहाँ पर अच्छा दबदबा है, अच्छा वोट है, इसलिए उनको वहाँ दिया गया था। जो 2010 में रजिया खातून को ये जेडीयू ने अपना कैंडिडेट बनाया था, उस समय जेडीयू भाजपा से अलग थी 2010 में, और इनके खिलाफ में आरजेडी के मनोज कुमार यादव जी वहाँ पर कैंडिडेट हुए 2010 में। रजिया खातून से उन्हीं का मुख्य मुकाबला था। तो मनोज कुमार यादव जी वहाँ के पूर्व विधायक जो रहे थे, कभी सीपीआई के थे, उसके बाद दूसरे पार्टी में गए। तो जमुना यादव जी, तो जमुना यादव जी वहाँ के पूर्व विधायक थे, तो उन्हीं के ये लड़के हैं
मनोज कुमार जी। मनोज कुमार यादव जी को टिकट आरजेडी ने दिया और इनका मुकाबला रजिया खातून से हुआ था। तो उसमें 15,402 वोटों से रजिया खातून ने मनोज यादव को हरा दिया और वहाँ की वो प्रथम विधायिका बन गई थी। दूसरा 2015 में हम लोग देखेंगे कि 2015 में जेडीयू और आरजेडी एक जगह थी। तो फिर उसके कैंडिडेट जो है सो रजिया खातून को बनाया गया, जो आरजेडी का उनको समर्थन भी था, जेडीयू की कैंडिडेट भी थी। तो भाजपा के कैंडिडेट वहां बन गए इनके खिलाफ में श्री सचिंदर प्रसाद सिंह। जैसे मोहम्मद ये अब्दुल्ला साहब जो थे जेडीयू के, केसरिया से कभी विधायक हुआ करते थे। उसी तरह 2010 में ये सचिंदर प्रसाद सिंह भी भाजपा के हैं, ये 2010 में केसरिया से विधायक थे। तो केसरिया के विधायक थे, तो उसके बाद ही अपना वहाँ से ट्रांसफर करा करके अब ये कल्याणपुर बगल में आ गए। तो ये यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हो गए रजिया खातून के खिलाफ में, जो जेडीयू और आरजेडी गठजोड़ से इनको लड़ना था। और इन्होंने 11,488 मतों से रजिया खातून को पराजित कर दिया और ये वहाँ से विधायक बन गए भाजपा के सचिंदर प्रसाद सिंह। और फिर आगे 2020 में फिर सचिंदर सिंह भाजपा के कैंडिडेट हुए और मनोज कुमार यादव जो है सो आरजेडी के राजद के कैंडिडेट हुए। और मनोज कुमार यादव ने पहला विजय प्राप्त किया वहाँ से, है ना, पहले उनकी जीत हुई, लेकिन जीत महज 1,193 वोटों से ही हुई थी। वे 1,001 कांटे का टक्कर, हाँ कांटे का टक्कर था। ये यही समझ लीजिए कि ये करीब 1250 वोटों से ये इन्होंने जीत प्राप्त की। बड़ा मशक्कत से इनको जीत मिला था। तो ये तीनों जो चुनाव के जो परिणाम आपको हमने बताया, तो तीनों में देख लीजिए कि 3 बार 3 चुनाव हुआ था और 3 चुनाव में ये कैसे कैसे तबादला हुआ। तो जो मूल रूप से आप समझिए तो 2 बार एनडीए और 1 बार राजद ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। अब बदली हुई परिस्थिति में बिहार में जो अभी संग्राम चल रहा है, चुनावी संग्राम, तो ये अजूबा है। और जैन जी जो है, जो नए युवक हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, इसमें उनकी महती भूमिका समझी जा रही है। तो अपनी बार एक पहले एनडीए एक तरफ और इसके बाद में ये महागठबंधन, जिसको इंडिया ब्लॉक भी कह सकते हैं, एक तरफ, ये दो के बीच में आपस में संघर्ष होता था। दोनों के कैंडिडेट महत्वपूर्ण समझे जाते थे और इन्हीं में से किसी न किसी की हार और जीत हुआ करती थी। लेकिन अपनी बार एक तीसरा जो है सो पार्टनर आ गया है और वह है जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का एंट्री इसमें हुआ है। तो जन स्वराज अपना अभियान चला रहा है और अभियान जिस तरह से चल रहा था, जन जागरूकता की जा रही थी, नागरिकों के अधिकार बताए जा रहे थे, या क्षेत्र में विकास की स्थिति से लोगों को, वोटरों को अवगत कराया जा रहा था, उनके मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों के प्रति सचेत किया जा रहा था। उस मुहिम को अब प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया है। वो जन जागरूकता और क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में विकास के कौन कौन से आयाम हैं, इन सब चीज़ों पर अब बोलना उन्होंने छोड़ दिया। अब वे अभी ज़्यादातर एनडीए के जो मंत्री हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, जो भी हों, उन लोगों के भ्रष्टाचार का पोल खोलना इन्होंने शुरू किया है। एक नया अभियान इनका शुरू हुआ है और यह पोल खोलना अभियान जब से शुरू हुआ है, तब से जो वोट का टेम्पो चल रहा था, बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, वह थम सा गया है और कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, समझेंगे। तो उससे लोग एक दूसरे के प्रति जो है तो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब यह अभियान कैसे चल रहा है। और सभी पार्टियों की, एनडीए के चाहे महागठबंधन की बैठकें भी हो रही हैं, नेता लोग भी आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण में प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, बगल में बेतिया में अमित शाह जी भी आए हुए थे,
या और नेता सब लोग भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हुए थे। तो गठबंधन के लोग भी आ रहे हैं और एनडीए के लोग भी आ रहे हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है चुनाव का, लेकिन वह टेम्पो नहीं है ना? अब उसमें जो सर अभी आप कहा ना प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर ने वो ठीक कहा गया है कि जो पहले वाला मुद्दा था वो छोड़ दिया है। छोड़ दिया। अब जैसे बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं, जिसमें कल ही हमारी बात हुई है, उस पर मात्र 3 बिंदुओं को उन्होंने रखा है। एक तो ये कि महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपया देने की बात कही गई, तो सारे नहीं, महिलाओं को जो पहले हुआ था कि 78 लाख महिलाओं को देंगे 2-2 लाख 2-2 रुपया, लाख। तो वो अब तक क्यों नहीं दिया गया? एक मुद्दा उन्होंने ये रखा। दूसरा मुद्दा ये रखा कि भूमिहीनों को जो 3 डिसमिल जमीन देना था, जो लक्ष्य आज से नहीं ज़माने पहले का है, उसमें से मात्र 10% भी लोगों को भी नहीं मिल पाया। और तीसरा उन्होंने सर्वे को रखा है, जो बिहार भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जिसमें घोटाला, अत्याचार, भ्रष्टाचार भारी पड़ रहा है, इसको रखा है। और इसी चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पहले जो सोच बना रखा था कि हम नवयुवकों को या उनके गार्जियंस को, वोटर को, जो प्रौढ़ हैं, उनको यह एहसास कराना चाहते थे कि आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, बच्चों के अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अब अपना चुनाव कीजिए, अपना मत उनको दीजिए जो आपके क्षेत्र में काम करें। आपके बच्चों को जो रोजगार मुहैया करावे जो सरकार, वैसे लोगों को आप वोट दीजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए। और हमारा कैंडिडेट बुरा अगर हो तो उसको वोट मत दीजिए। तो आप अच्छे उम्मीदवारों को पहचानिए और उनको पहचान करके अपना मत दीजिए, ताकि वे आपके बारे में सोचें और जा करके आपकी समस्याओं का समाधान करें। तो यह बात बहुत पॉजिटिव था और बिहार में यह काम करके उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, एक नई सोच को पैदाइश की और लोग उनसे प्रभावित भी हुए। लेकिन इधर वो अपना प्रभाव छोड़ के और गांव का भ्रमण छोड़ करके अब वो प्रोपेगेंडा में लग गए हुए हैं। क्या तो कौन आदमी के पास जो है सो कितना पैसा है, वो कहाँ से भ्रष्टाचार से कमाया है, उस मिनिस्टर के पास पैसा है, वो कितना भ्रष्टाचार से कमाया है। यह बात तो सर्वविदित है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों ने और भ्रष्ट मंत्रियों और नेताओं ने ये भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत पैसा कमाया है। यह सब कोई जान रहा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो लोग जान रहा है। लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है और अखबार में बिना छपे लोगों को यह समाचार पता चल जाता है कि कौन भ्रष्ट आदमी है, कितना कौन पैसा ले रहा है। इसलिए कि इसी बिहार के गांव के, कस्बे के, शहर के लोग जा करके उनको पैसा देते हैं, शिकार हो रहे हैं। हाँ, देते हैं तो आकर के बताते हैं कि हमने फलाने मंत्री को इतना पैसा दिया था, हमारा फलाना इतना काम हुआ। तो स्वाभाविक है जो जनता दरोगा जी को पैसा दे करके अपना एफआईआर कराती है, जो सीओ के यहाँ जा करके परिमार्जन के लिए जो है सो 10,000 रुपया देती है, खाता और खेसरा सिर्फ चढ़ा देने के लिए 10,000 रुपया देता है, तो वो तो जान रहा है कि भ्रष्टाचार कितना है। यह प्रशांत किशोर को बताने से नहीं समझ में आएगा ये इतना भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, सब कोई जान रहा है, लेकिन यह व्यक्तियों को शिकार बनाना शुरू कर दिए हैं। और उसमें जो है ये इन्होंने इस बात को सोचा होगा कि हमको इनके मूलभूत अधिकारों के बारे में बताने से अच्छा है कि हम इस सरकार को भ्रष्ट साबित करें। भ्रष्ट साबित जब कर देंगे तब जो है सो इनका मोह इनसे भंग होगा और हमारे तरफ ही टिल्ट करेंगे। यही सोच है, इससे ज़्यादा कोई वैज्ञानिक चीज़ नहीं है, यही उनका सोच है और ये वो काम कर रहे हैं, तो उस काम में लगे हुए हैं। उससे इलेक्शन टेम्पो जो है सो समझिए कि पूरा मिक्स हो गया है ना। और पता नहीं जी इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आगे। अब लोग जो है सो अब आक्रोश, हिंसा की तरफ अगर बढ़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं समझिएगा। नहीं, अब मंत्री लोग खदेड़े जा रहे हैं, विधायक खदेड़े जा रहे हैं, ये सब तो वहीं रहा है, ये सब हो रहा है। अच्छा, मुख्य रूप से जो मुख्य धारा में जो मीडिया है, बड़े बड़े अखबार हैं, टेलीविजन्स हैं और ये जो जिस स्रोतों से समाचार आम जनता को मालूम होता है, तो ये सब स्रोतों के हाल यह है कि जो कांड हो रहा है, ये सब कांड जो मंत्री को लोग 1.5 किलोमीटर तक खेद रहा है। एक आरजेडी के मंत्री जी हैं, बहुत बड़े समस्तीपुर के नज़दीक, उनको
वो गांव में गए थे, गांव के लोगों ने उनको खदेड़ दिया, खदेड़ भाग दिया, करके। हाँ। तो ये एक दो घटनाएं नहीं है, ऐसी घटनाएं अब दर्जनों घट रही हैं, लेकिन अखबारों के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से समाचार नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा, नहीं। लोग इसको ये सोशल मीडिया, हाँ। सोशल मीडिया से देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पर अब ज्यादा विश्वास कर रहे हैं बनिस्बत की ये जो ट्रेडिशनल जो इस मीडिया है। मीडिया है उस पर विश्वास कर। तो ये सोशल मीडिया जो है वह प्रशांत किशोर से कहीं आगे है, और प्रशांत किशोर भी जो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो भी उसका आधार सोशल मीडिया ही है, जी। सोशल मीडिया ही है। तो कहीं इस रेस में प्रशांत किशोर के या सोशल मीडिया के रेस में कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति असामान्य बिहार में हो जाए, क्योंकि इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, नहीं है। नहीं है। और यह गलत समय पर यह सब किया जा रहा है। ये चुनाव में एक उद्वेग, माने क्या कहिएगा, उद्वेग पैदा करके, और यह जो है सो मत को ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा रही है। यह नई बात कोई नहीं जनता के सामने है। हम प्रबुद्ध लोगों से जानना चाहेंगे, वो लोग इस पर सोचेंगे, जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो हम लोग समझ रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो ट्रेडिशनल रूप से परंपरागत ढंग से जो चुनाव अभियान चलना चाहिए था वो जिला में शुरू हो गया है। वैसे ही जैसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, वैसे ही आपको कल्याणपुर में भी हो रहा है। कल्याणपुर और केसरिया ये दोनों अगल बगल के क्षेत्र हैं, जो जिसकी सीमा जो है सटती है और साहेबगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर से। तो यह पहले से बहुत चर्चित जगह है। और केसरिया जो है वो एक महत्वपूर्ण जगह है। केसरिया ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो इस क्षेत्र का विकास जैसा होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रश्न यह है कि आज कैंडिडेट कौन हो रहे हैं, कल कैंडिडेट कौन थे, एनडीए के कितने लोग जीते, राजद के कितने लोग जीत रहे हैं, ये सभी बातें एक तरफ है। केसरिया का पूर्ण विकास अगर हुआ रहता तो कल्याणपुर का भी विकास बहुत पहले हो गया रहता, इसलिए कि कल्याणपुर उसी के क्षेत्र में था। तो केसरिया में संसार के बड़े बौद्ध स्तूप का खनन जो शुरू हुआ था उसके भी 2 दशक बीत गए, लेकिन आज तक वो खंडहर पड़ा हुआ है, और उसमें से जो सामान आज ये निकल रहा है उसके रखने का जगह आज तक नहीं, वो पानी में सड़ रहा है, और न उसका ब्यूटिफिकेशन आज तक हो चुका है। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ने इसकी जितनी बड़ी उपेक्षा की है उसकी सीमा नहीं है। अगर यह दूसरे प्रदेश में होता तो यह कब के कब जो है सो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका रहता। लेकिन ये बड़ी ही शर्म की बात है, और कि आज तक यहाँ के नेताओं ने इसको जल्द से जल्द दर्शनीय स्थान बनाने में उसकी इतनी उपेक्षा की है जैसे किसी दुश्मन से किया जाता है। तो केसरिया का पूर्ण विकास आज तक हुआ नहीं है। केसरिया में जो क्षेत्र में, यानी कि पहले के कल्याणपुर क्षेत्र, हाँ, आप उसको कल्याणपुर समझिए, कल्याणपुर क्षेत्र में और केसरिया के क्षेत्र में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही था। तो इसमें आज से 40-50 साल पहले सिंचाई की बड़ी व्यवस्था की गई थी, मुख्य नहर निकाला गया था, वितरणी नहरों को निकाला गया था, उन नहरों में आज पानी नहीं है, नहर जो है कच्चा नहर है। सर आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ बिहार के गांव-गांव में सड़क है, कल्याणपुर में आज भी सड़क एक मुद्दा है, बताइए, सड़क नहीं है। तो इतनी घोर उपेक्षा है कि आज सड़क सुविधा तक कल्याणपुर में नहीं है, जबकि चारों तरफ से जो है सो तो समझिए कि बहुत अच्छे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और उस होकर के पटना का आवागमन या कहीं के लिए, चकिया के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए या गोपालगंज के लिए वही सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो आज तक उसके सड़क का विकास नहीं हो सका। दूसरी तरफ वहाँ संसार का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी कल्याणपुर में, रामायण मंदिर, हाँ, वो बृहत रामायण मंदिर का वो निर्माण कार्य चल रहा है। तो अब तो उससे संसार के लोग जुड़ेंगे। उसके बगल में उधर वैशाली है, जो पर्यटक, इतना बड़ा पर्यटन का जो है सो जगह है संसार का। तो इतना इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक स्थलों के बीच का यह कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन इसकी दुर्दशा जो है सो देखिएगा, जिस पर कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला। ऐसे सचिंदर सिंह दावा करते हैं कि हमने जो है सो अपने कंस्टिट्यूंसी में बापू धाम
मिल्क प्रोड्यूस कंपनी शायद खोले हुए हाँ हैं। हाँ, हाँ, कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में है, मदर डेयरी। मदर डेयरी के नाम से जाना जाता है वो। हाँ। तो उसमें जो है सो 70,000 परिवार जो है सो इससे संपोषित हो रहे हैं। कोटवा में, कोटवा के पास खुला है, मटवनवारी हाँ, में। मठ बनवारी में। जी। तो 70,000 परिवार जिले के जो है सो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनको रोज़गार मिला है, व्यवसाय मिला है, नौकरी मिली है और ये सब काम हो रहा है। तो इतना बड़ा तो किसी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। एक इंस्टेंस था जिसको हमने बताया। तो अगर केसरिया बौद्ध स्तूप का अगर विकास हो गया होता और वहाँ पर टूरिस्ट जो है तो ऐसे भी अभी आज हज़ारों टूरिस्ट वहाँ आते हैं, खड़ा होने का जगह तक नहीं था। तो अगर वह उसका विकास कर दिया गया होता तो लाखों लोग का एम्प्लॉयमेंट वहाँ हो गया रहता। तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत दिनों तक राजगीर, नालंदा, पावापुरी के वो बराबर जो है सो एकदम टॉप में रखा, सुपर टॉप में रख करके वहाँ पर जो है सो उसका विकास का काम किया। और वैशाली जैसे लिच्छवी गणराज से जो है प्रसिद्ध ये दर्शनीय स्थल जो है उसको इतनी उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा कि वहाँ आज तक कुछ विकास नहीं हुआ था। इधर जो है सो 6 महीना पहले जो है कुछ न कुछ वहाँ पर विकास का काम हुआ है। तो जब वैशाली की उपेक्षा की जा सकती है तो केसरिया और कल्याणपुर की तो है, क्या कि उत्तर बिहार में तो पर्यटन का विकास नीतीश कुमार का प्रायोरिटी था। कल्याणपुर में तो कुछ भी नहीं ना, था, कुछ नहीं, इधर कुछ शुरू हुआ है। हाँ, जैसे एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो शायद कैंडिडेट में है, मंकेश्वर सिंह, उनका खुला है। इसमें सर कैंडिडेट के बाद विषय में कुछ बताइए। तो आपने बताया ना जहाँ एक इंडस्ट्री खुला है वहाँ कोल्ड स्टोरेज, बड़े कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज है। हाल फिलहाल में 2-4 साल पहले एक मंकेश्वर सिंह है जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन्होंने यह जिम्मा उठाया था और व्यक्तिगत रूप से उसको वो अपना उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनाया है। कोल्ड स्टोरेज बनाने से कम वहाँ पर जो है सो 500 आदमी को रोजगार मिले हुआ है। और एक किसानों को सही कीमत मिल रहा है, किसानों को सही कीमत मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे बाजार का बढ़ गया, खाना पीने का दुकान का संख्या बढ़ गया और राजपुर में एक्टिविटी बढ़ गया है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो कैंडिडेट के बारे में आप बता रहे, आप पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर पहले से विधायक आरजेडी के मनोज कुमार यादव साहब, मनोज कुमार यादव पहले से विधायक हैं और उन्होंने विगत 5 वर्षों में क्या किया है, तो वही जो साधारण डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का काम होता है वही किया है। उससे ज़्यादा कुछ हमको विशेष कुछ नहीं कर पाए, विशेष ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे किसी को एम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट हो। हाँ, सब सरकारी स्तर पर जो अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बनी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो वे हैं और अब एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी के कैंडिडेट वर्तमान विधायक ही हैं। आरजेडी के और भी कैंडिडेट वहाँ से हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, है ना, और वो लोग भी यादव ही हैं, उन्हीं के जाति के लोग हैं। तो उनके हम समझते हैं कि आरजेडी में भी 2-3 प्रत्याशी हैं और 2-3 प्रत्याशी हैं, लेकिन जब जो सिटिंग एमएलए हैं तो उनको माना जा रहा है कि टिकट इन्हीं को मिलेगा और लालू यादव से काफ़ी करीब हैं। हाँ, जो पिता, हाँ, और जिला के राजद के अध्यक्ष, इसलिए यह तय है कि टिकट तो आरजेडी का मनोज कुमार यादव जी को ही मिलेगा। लेकिन इधर से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी सचिंदर प्रसाद सिंह के पिछले बार हार जाने के कारण अब नए प्रत्याशी पैदा हुए हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ये विगत 5 वर्ष जो है, इस 5 वर्षों में वो जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग भी उसमें क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसमें सचिंदर प्रसाद सिंह खुद हैं नंबर 1, दूसरे हैं मंकेश्वर प्रसाद सिंह जी, ये हैं, तीसरे हैं अखिलेश सिंह जी। तो ये तीनों बड़े प्रोमिनेंट हैं जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मोदी जी के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम लगभग केंद्र सरकार से हो रहा है, बिहार सरकार से हो रहा है, उसका फ़ायदा आपको कैसे मिल रहा है। तो घर घर उसकी खबर पहुंचा रहे हैं, जो भाजपा का कार्यक्रम है उसको वो लोग
अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने में गांव-गांव में जो सभा हो रही है, पंचायतों में सभा सभा आयोजित की जा रही है, और खास करके जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सांसद महोदय हैं, ये भी जो है सो वहाँ पर रोज बरोज जो है सो मीटिंग गांव-गांव में, पंचायत में भी मीटिंग किया करते हैं और तरह-तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जागरूकता में कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब कि एनडीए के तरफ से जो लोग वहाँ पर जागरूक हैं, जो काम कर रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सचिंदर सिंह जी, वेंकटेश्वर सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह और एक महिला उम्मीदवार भी हैं, नीता शर्मा। नीता शर्मा। नीता शर्मा, इनका भी नाम आता अच्छा, है। हाँ, वो हाँ, पूर्व विधायक रहा हरिशंकर शर्मा की बहू बतौर, है। हाँ, बहू। बहू हैं। तो वो इनका भी नाम आता है। तो ऐसे 3-4 लेकिन सर हमको उम्मीदवार हैं। देखा जाए कि अभी भास्कर ने एक रिसर्च निकाला था, सर्वे किया था, तो उस सर्वे में आश्चर्य की बात है कि सबसे बेहतरीन 69% मंकेश्वर सिंह को दिया है लोगों का पसंद। हाँ, हमने भी देखा था। ये ये भास्कर का ये पसंदीदा उम्मीदवारों का जो है सो सूची, हाँ, हाँ, सूची जारी किया सूची था। जारी किया था। तो उसमें ये कल्याणपुर से सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया मेनकेश्वर सिंह को। ये 69% लोगों ने उनको पसंद किया था। और उसके बाद वो बता रहा है उस सर्वेक्षण में, ये सचिंदर प्रसाद सिंह को 20% लोगों ने। हाँ, 20 मैंने इतना कम दर कहाँ 20 कहाँ 69। 69। हाँ। तो भास्कर का सर्वे है तो प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके संस्थान सर्वे है। को सीधे नकारा नहीं जा सकता हुँ। है। तो भास्कर के ये भास्कर के अनुसार वहाँ भाजपा के एनडीए के एक और कैंडिडेट कोई सक्रिय है, उनका नाम ऋतुराज है। हम्म, तो उनका नाम उसने दिया है, 6% लोग उनको। 6%। लेकिन बाकी जो जो उम्मीदवार लोग हैं, मैंने जो चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिले, एस्पिरेंट हैं, उनके बारे में उसने कोई नहीं, चर्चा नहीं नहीं किया। किया। इससे ऐसा लगता है कि सर्वे जो है सो बहुत मजबूती से करना चाहिए, और उन सभी उम्मीदवारों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का क्या मत है, किसने क्या काम किया है। मैंने समय के कुछ पूर्व ही सर्वे शायद हो गया है। हाँ, हमको लगता यही है। तो इस सर्वेक्षण में इसे अच्छा आया है। सर, आश्चर्य की बात है कि इस बार सचिंदर सिंह हारे हैं तो लगभग 72,000 या कुछ उनको हाँ, वोट आया था, हाँ, और जब जीते थे पिछली बार तो मात्र 52 या 51,000 वोट आया था। मतलब वोट का संख्या उन्होंने बढ़ाया है, हाँ, बावजूद हार गए। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के अनुसार जो पिछले दफा वो जीते थे, उससे जो इस पिछले दफा हार गए हैं, तो पिछले दफा से इनको 14 या 15,000 वोट ज्यादा मिले। परसेंटेज ज्यादा सर, हाँ, ज्यादा वोट मिल गए। हाँ, और ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी 1,000 1,500 वोट से ही हार गए। हार गए। हाँ, तो इसका मतलब है कि वोट तो बढ़ा है उनका। तो ये लगता है कि हाँ, सक्रिय काम कर रहे हैं वो भी। तो इसी में पार्टी अपना देख रही होगी कि हाँ, किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है। लेकिन मूल रूप से कह सकते हैं कि महागठबंधन से अभी जो सिटिंग विधायक है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, और इधर से ये 4 नाम एनडीए से आ रहा है, जिसमें सचिंदर सिंह है, हाँ, मंकेश्वर प्रसाद सिंह है, अखिलेश प्रसाद सिंह है, और नीता शर्मा है। यही 4 लोग हाँ, हैं। यही 4 लेकिन जनसुराज भी तो कहीं ना कहीं चोट करेगा। हाँ, जनसुराज के बारे में भी हमने बातचीत किया था कि जनसुराज का क्या हाल है, क्योंकि यह तीसरा पक्ष है। तो जनसुराज भी वहाँ पर, जनसुराज से भी 2-3 वहाँ उम्मीदवार हैं। उसमें जनसुराज के उम्मीदवारों में वो नाम आ रहा है, एक सुबोध पांडे कोई है, सुबोध यादव। हाँ, एक मंतोष सहनी जी हैं। हाँ, ये दोनों जो है सो जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में अपने को घोषित करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी के संदेशों को गांव तक पहुंचा रहे हैं, और उनका जो फॉर्म भरवाना है वो गाँव-गाँव जो जा करके और फॉर्म भरवा रहे हैं। तो इन दोनों को भी देखा जा रहा है कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो लेकिन लोकप्रियता में अभी देखें। अच्छा सर, एक चीज और है कि ये जो एनडीए के चारों कैंडिडेट हैं, ये चारों भूमिया है। हाँ, एनडीए के ये विशेष बात है, एनडीए के जो चारों कैंडिडेट हैं जिनका नाम हम लोग रख रहे हैं,
ये सभी एक ही जाति से आते हैं। एक ही जाति से। बताया जाता था, हमने पूछा जी ये इतने एक जाति के लोगों का इतना मैंने जमा होने का कारण क्या है उम्मीदवारी का, तो वहाँ पर पता चला कि ये जो परिसीमन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बना, तो उसमें जो अब 18 पंचायत हैं, उसमें भूमिहारों की संख्या 15% और 13% यादव हैं और उतने ही 13% ही मुस्लिमों की संख्या है। यानी इस 40% के बाद 60% पिछड़े, अति पिछड़े और सभी मिश्रित जातियों के लोग और वहाँ बसते हैं। तो इसीलिए ये भूमिहार मतदाताओं की संख्या के दबदबा मतलब एक तरह से भूमिहार का सीट माना जा रहा था। इसीलिए इतने भूमिहार कैंडिडेट इसमें हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मूल रूप से तो बिहार में जाति पर ही चुनाव होता है और जाति देख करके ही टिकट दिया जाता है। कोई भी पार्टी वहाँ पर वोटरों की जाति देख करके टिकट देती है। तो स्वाभाविक है कि इसी के कारण ये लोग जमा हुए हैं। अगर दूसरी जाति का दबदबा रहता तो दूसरे कैंडिडेट भी इनसे ज्यादा सक्रिय होते। अब इसका कंक्लूजन ये बताया जाए कि क्या लगता है कौन अभी एनडीए भारी होगा, राजद भारी रहेगा, मतलब महागठबंधन, या जन स्वराज भी उसमें कुछ चोट करेगा? देखिए, जन स्वराज की जो स्थिति है और जन स्वराज के शुरू किए गए अभियान से लेकर के और आज आकर के उसके पॉलिसी में बदलाव को देखते हुए जो लोग चर्चा कर रहे हैं रोज रोज गांव में, तो अब इस बात की चर्चा वो लोग कर रहे हैं कि हाँ, सबका बखिया उधेड़ रहा है, भंडा फोड़ रहा है, खूब अच्छा आदमी। तो जन स्वराज के नीतियों में परिवर्तन करके, पॉलिसी में परिवर्तन करके भंडाफोड़ में वो लग गए हुए हैं। तो इस बीच में बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में, उनके नेतृत्व काल में इन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है और बिहार में इतने चीज मुफ्त में आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं हुआ था। बिहार के लोगों ने मुफ्त में कोई चीज लेने का ये अवसर आज तक किसी सरकार ने दिया नहीं था। यह पहली दफा है कि बिजली के 7.25 यूनिट जो है सो फ्री कर दिया गया ना, और जितने भी कामगार लोग थे सबके मानदेय में बढ़ोतरी की गई। मूलतः हम समझते हैं कि एक आईसीडीसी का जो है वो क्या है, इंस्पेक्टर के क्या बोलते हैं वो, सीडीपीओ के नीचे होते हैं, क्या बोलते हैं एलएस को, लेडी सुपरवाइजर। उसके तनख्वाह को छोड़ करके बाकी हर तबके के लोगों का तनख्वाह बढ़ा दिया। हाँ, उसका नहीं बढ़ा है, सिर्फ उसका नहीं बढ़ाया गया। उसमें भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो है सरकार में डब्बा है ना, जिसके कारण लोग सफर है। लेकिन उनको छोड़ करके बाकी हर आदमी को, बिना काम के आदमी का भी मानदेय बढ़ाया गया है। वो जितने भी तरह के मित्र दुश्मन बनाए गए हैं ब्लॉक में, उस सबको जो है 1.5 गुना 5 गुना पैसा बढ़ाया गया। तो यह पैसा बढ़ाया नहीं गया है, यह पैसा प्रलोभन है और उसी के रूप में उसको लोग देख भी रहा है। अब ये जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया है, तो बजाबते तेजस्वी ने कहा है कि ये तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से महिलाओं को घूस दिलवाया है चुनाव के लिए। हाँ, विपक्ष यही कह रहा है कि घूस दिलवाया गया है। लेकिन अगर आप अपने ही दिल से पूछिए तो आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा लगता ही है कि यह इसका देने का अवसर यह नहीं था। तो इसका मतलब है कि मोटिव भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उनको एलियोरमेंट दिया गया है, लोभ दिया गया है और तत्काल लाभ दे देने से कि हमको वोट देंगे, हमारे को वोट दिलवाएंगे, तो यह हुआ है। तो लेकिन सब कुछ हुआ है, तो बिहार में इतना रेवड़ी कभी बांटा नहीं गया। तो ये नीतीश कुमार ने जो पैसा बांटा है 10-10 हजार रुपया, पूर्वी चंपारण जिले में 3 लाख जीविका दीदियों को एक दिन में इतना पैसा मिला है। 3 लाख दीदियों को 15-15 हजार रुपया मिला है, जो आज समझिए कि बैंक में समझिए कि आंदोलन हो रहा है। सारे लोग लाइन लगा करके, हजारों हजार आदमी हैं जो 10 हजार को निकालने के लिए बेचैनी में है। बैंक मैनेजर लापता हो रहा है, हाँ ये काम हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ से पैसा कितना आएगा, कहाँ से देंगे। तो यह शनिवार से शुरू हुआ है, आज सोमवार है, बीच में एक दिन का किसी तरह गैप हुआ है। तो सारी महिलाएं सड़क पर और बैंक के आगे पीछे हैं। ठीक है, तो 10 हजार रुपया उनको मिला। इसके किसानों को पैसा मिल रहा है और तरह के भी सुविधाएं मिल रही हैं।
तो सरकार उद्योग के लिए दिया है, युवा को दे रहा है, युवा को अलग दे रहा है, बेरोजगार को दे रहा है, वकील को दे रहा है, पेंशन देख लिया जाए, पेंशन को बढ़ा करके 300 400 से 1100 कर दिया। तो हर आदमी खुश है जिसको मिल रहा है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मरता है। तो लोभ लोगों को है, लोभ को पूरा किया, इसलिए भारी रहेगा। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में बैठ करके जो बिहार की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें से बहुत बड़े पत्रकारों को हमने सुना कि ना इस रुपया का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमको ताजुब हुआ इस बात का, जब यहाँ 500 रुपये का और मुर्गा भात का असर इतना पड़ता है कि पूरा खानदान जाकर के सवेरे जाके वोट दे आता है। हाँ। उसको 10,000 रुपया जिसको मिला है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो भ्रामक बात है। वो भ्रम फैला रहे हैं। उनका मैंने कैलकुलेशन कैसे है, एनालिसिस गलत हो जाएगा। हाँ, वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में पहले लोगों को ऐसा रेवड़ी मिला है और लोग जिनको मिला है वो इतने खुश हैं कि उसकी तुलना हम किसी चीज से कर नहीं सकते हैं। और इसका वोट पर व्यापक असर पड़ेगा, इस बात को नोट करके रखिए। मतलब वोट पर रेवड़ी का चोट बहुत तगड़ा होने वाला है। निष्कर्ष से यही है। अगर आप नहीं समझते हैं तो ठंडे दिल से समझिए या मिलिए उस परिवार से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्रों, यही है कल्याणपुर की स्थिति। अब देखने वाली बात है असल की एनडीए से कैंडिडेट कौन बनाए जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा निर्णायक होगा क्या सर इस पूरे चुनाव के लिए। क्योंकि उधर से तो महागठबंधन से मनोज यादव होंगे ही होंगे, ये जानी हुई बात है। और एनडीए से कौन होता है वही इन चीज़ों को निर्भर करेगा। हालांकि जो सर्वे आ रहा है उसमें मंकेश्वर सिंह को सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, जो सर्वे भास्कर ने किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किसको टिकट मिलता है, उसी आधार पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।